कि वी हैव गॉट द मेटल, इट्स अ क्रूड मेटल। अब उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। बहुत ऑब्वियसली जितने भी रिफाइनिंग के मेथड है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इम्प्योरिटी कौन सी है। अब जैसे कि हमारे पास कुछ सिंपल मेथड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, कुछ के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपीएम लेवल इम्प्योरिटीज एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम एक सबसे सिंपल मेथड की बात करेंगे एंड दैट सिंपल मेथड इज कॉल्ड लिक्वेशन। Liquation method is used for the metals which have low melting point, such as tin and lead. तो tin and lead के लिए liquation method use किया जाता है। यहाँ पर we have a sloping hearth. यहाँ पर हमारे पास इसको हीट किया जाता है इस जगह, और यहां पर मेटल रख दिया जाता है। द मेटल मेल्ट, और ये मेल्ट करके आगे फ्लो करना शुरू कर देता है। और यहां जो मेटल के अंदर इंप्योरिटीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो मेटल तो मेल्ट करके आगे फ्लो कर जाता है, इंप्योरिटीज पीछे रह जाती है। So that is the method called liquation. ठीक है, डिक्टेट तो कराने की जरूरत नहीं है, फिर से एक बार बता देता हूं। Liquation is used for the metals which have low melting point such as tin and lead. The metal is placed on a sloping hearth, यानी कि tilted hearth है। The metal is placed over that and then it is heated. The metal melts and flows down while the impurities which have a higher melting point than the metal, they are left behind. So that is what we have as liquation method. The next method again is simple. This method is called distillation. Distillation is used for volatile metals. अब देखो, volatile metal की कैटेगरी एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसको वोलाटाइल मेटल्स बोला जाता है, एंड दैट ग्रुप इज जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। इन तीनों को डिस्टिलेशन से प्योरीफाई किया जाता है। और आई डोंट सपोज आई नीड टू टेल यू व्हाट डिस्टिलेशन इज, ठीक है। तो दीज मेटल्स आर प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अमेलगमेशन जब यूज किया जाता है तो वहां पे मर्करी को सेपरेट करने का मेथड डिस्टिलेशन है। जस्ट हीट इट, मर्करी इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे गोल्ड या प्लैटिनम, गोल्ड या सिल्वर जो भी है वो पीछे बच जाएगा। प्लैटिनम मर्करी में डिसॉल्व नहीं होता, याद रखना। ओके, तो दिस इज अनदर मेथड, डिस्टिलेशन। अब तीसरा मेथड है, बड़ा फनी सा नाम है इसका, पोलिंग। पोल, आई होप यू नो, लंबे लंबे डंडे होते हैं बांस के, या फिर दिस इज कॉल्ड फ्रेश लॉग्स ऑफ वुड। नाउ पोलिंग इज अ मेथड विच इज यूज्ड फॉर द मेटल्स विच हैव एन इम्प्योरिटी ऑफ देयर ऑक्साइड एंड दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस, आइडियली स्पीकिंग फॉर कॉपर। अब कॉपर के अंदर क्या होता है, जैसे हमने बेसेमर्स प्रोसेस की बात की थी, तो बेसेमर्स प्रोसेस में मैंने आपको ये बताया था कि स्लाइटली मोर देन 2/3 ऑफ कॉपर सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस ऑक्साइड, स्लाइटली मोर। जबकि रिएक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉपर सल्फाइड को 2/3 चाहिए। तो व्हाई मोर? बात यह है कि वी डोंट वांट द कॉपर सल्फाइड टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रिएक्शन मिक्सचर, कॉपर ऑक्साइड भले ही रह जाए। क्लियर? तो कॉपर सल्फाइड को कंज्यूम करना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। बंदा है भाई साहब, रसीद कितनी तारीख से बनाओगे? 15 महीने के लिए वैलिड था ना पहले? 15 महीने के लिए वैलिड था। अभी मेरे कार्ड के अंदर 2 महीने बचे हुए हैं। अप्रैल से वैलिड है वो नया कार्ड, अप्रैल से कर दूंगा, अप्रैल से 15 महीने। लेकिन एक बार बताऊँ मैं आपको, पहले भी एक ऐसे व्यक्ति आए थे, उन्होंने रसीद काट के दी 15 महीने की, उनके हिसाब से मेरा सितंबर तक वैलिड है, यानी कि 6 महीने अभी वैलिडिटी बची है उस रसीद के हिसाब से। वो दिखा सकते हो? अभी ला देता हूँ, एक मिनट।
एक काम करना, नीचे गाड़ी में जाना। हाँ नीचे गाड़ी मेरी कहाँ पार्क है? अभी गाड़ी में कर देंगे तो बढ़िया करके ठीक है, वहाँ पे नीचे पार्क है। तो उसमें ना गाड़ी में और साथ में ड्राइवर की सीट पे ना क्रॉस रोड का एक पैकेट पड़ा है। वो पैकेट क्या सितंबर की शीट है ना है? सितंबर की डेट लिखी हुई है, लिखी हुई है, वहीं से मैं बंद करवाऊंगा। देख लेते हैं। अभी आपके सामने होगा इंडस्ट्री का आई कार्ड ले लो, आ रहा है, कार्ड आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, आई कार्ड ले लो, फिर कोई ऐसा नहीं नहीं, आपके आई कार्ड से मुझे क्या करना? मैं क्या करूँगा बताइए, आपका आई कार्ड रख के? अभी सर क्यों उनकी भी करके गया हूँ मैं यहाँ पे, अभी पिछले महीने करके गया हूँ। आप करके गए होंगे, याद नहीं आ रहा मेरे को उनका नाम। प्रेम कुमार के करके गए होंगे, प्रेम की करके गए होंगे। ठीक है, इनकी भी करके गए अभी क्रॉस रोड की। देखते हैं थोड़ा आगे तो दीजिए। ओके, सुनिए। तो यहाँ पर वी हैव द इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को हीट किया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज समथिंग अराउंड 1000 डिग्री। At 1000 degree, it is stirred with fresh green logs of wood. ताजे ताजे हरे हरे बड़े बड़े लंबे बांस भी नहीं, लॉग्स ऑफ वुड से उसको स्टिर किया जाता है। जब ऐसा किया जाएगा तो बी वेरी क्लियर, जो फ्रेश लॉग्स ऑफ वुड है, दे आर गोइंग टू अंडरगो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हीटिंग होगी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाएगा, तो गैस, वो वुड गैस उसमें से निकलेगी। वुड गैस में क्या क्या है? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथेनॉल, एसीटोन। तो ये सारे के सारे चीजें, एसिटिक एसिड, ये सारी की सारी चीजें इसमें से निकलेंगी। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें जो यहां पे निकल रही हैं, दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बीइंग गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो वाटर वेपर निकल रहा है, वो वाटर वेपर कॉपर को इस लॉग के साथ स्टिक नहीं करने देगा, एक कोटिंग सी बना देगा। तो ये जो गैसेस हैं, दे विल कीप ऑन मूविंग इन कॉपर, और ये कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट कर देंगी, एंड देन आफ्टर सम टाइम दिस लॉग इज टेकन आउट फ्रॉम कॉपर। तो इस तरीके से द कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कॉपर। So this is what we call as poling. Clear? समझ आ गया? The molten metal is stirred with fresh green logs of wood. The gases which are released on heating of the wood are good reducing agents. They convert the impurity of oxide present in the metal into metal. Is it clear? This is a method called poling. Fine. अब एक बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका नाम है जोन रिफाइनिंग। Zone refining is a method which is used for final purification of the substance. ठीक है? मेरे पास ये फालतू का टाइम नहीं है, ठीक है? कौन कौन बात में करेंगे, घर के काम ना बाद में भी जरूरत पड़ती है, ठीक है? कौन कर रहा हूँ अभी? ये क्या कर रखे हो? 8 6 ये चार है सर। मेरी तब तक एक और स्कीम चल रही थी, वो वैलिड थी, तो मैंने उनको कहा कि मुझे लेट से चाहिए, मुझे आज से नहीं चाहिए।
तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने ये डेट डाल दी। अब डेट रिसिप्ट तो कुछ है, वहाँ पे आपके सिस्टम में कुछ और है। वहाँ क्या है? वहाँ पे तो आपके हिसाब से तो 4 तारीख को उसी दिन वैलिड कर दिया उन्होंने जिस दिन मैंने पैसे दिए। और अभी तो कंपनी की रिसीप्ट है, ये भी बात ठीक है आपकी। इस तरह केस भी नहीं कर सकते सर। मुझे पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे दीप यहाँ तो बहुत लंबा आ रहा है, 8-9-2000 पहले का वैलिड आ रहा है। चलेगा? हाँ रिसीप्ट में, हाँ अपना लिखा तेरे पास है। अबे भाई तू एक बात बता, 9 कैसे करा सकता है? अगर 9 कैसे 8 तो करा सकता है, 9 कैसे करा सकता है ये तो बता मेरे भाई। अच्छा अभी करवा तू। आप बताइए फिर इसका क्या करोगे? अभी करवा देता हूँ। आप कीजिए फिर मैं आप ही बताता हूँ। हेलो Okay, let's talk about something called zone refining. अब ये zone refining एक बहुत सिंपल सा मेथड है। एक चैप्टर हमने किया था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 टीस्पून नमक डाल दिया जाए और उसको ठंडा किया जाए, तो जब वो क्रिस्टलाइज होगा, तो जब पहला क्रिस्टल बनेगा तो वो क्या होगा? याद है? ठीक है, क्या होगा वो? प्योर वाटर। क्या होगा? क्यों? गलत बात है ना? ओके, इट वुड बी प्योर वाटर। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, ध्यान से सुन लो, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। वो ये कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं, द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो भी कंपोनेंट, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, चाहे दोनों में से कोई भी कंपोनेंट हो, जो भी सैचुरेशन लेवल से ज्यादा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जब तक कि वो सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच जाता। तो यहां पे मैंने डेलिबरेटली आपको ऐसा सॉल्यूशन दिया था जो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट था। तो सॉल्वेंट वॉज इन ह्यूज क्वांटिटी, तो जब हमने उसको ठंडा किया तो सॉल्वेंट क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया, और वो तब तक क्रिस्टलाइज होता चला जाएगा जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता। इज इट क्लियर? ठीक है ना? लेकिन ये जो सिस्टम था कि ये पानी है, ये तभी वैलिड है जब नमक बहुत ही कम है। अगर नमक ज्यादा हुआ तो जैसे ही आप ठंडा करोगे वो सैचुरेशन लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, नमक क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। जोन रिफाइनिंग एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है। जोन रिफाइनिंग कभी भी फर्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन नहीं होता। मतलब कि आपने जो एलिमेंट लिया, जो भी सब्सटेंस लिया, उसको जितने मेथड आपको आते हैं वो सारे के सारे आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, ओके। अब उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ इंप्योरिटी बची है, पार्ट पर मिलियन में इंप्योरिटी बची है। अब जोन रिफाइनिंग होगा। अगर इंप्योरिटी ज्यादा है तो जोन रिफाइनिंग यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो यही है। ठीक है। अब यहां पे वी टेक द मेटल रॉड। अब देखिए, जो जोन रिफाइनिंग मेथड है, यूज होने को वो किसी के साथ भी यूज हो सकता है। बेटा प्रॉब्लम ये है कि इंप्योरिटी कितनी ज्यादा, जहां लेवल सैचुरेशन में पहुंच गया। अब सैचुरेशन में कभी इंप्योरिटी, कभी मेटल, कभी इंप्योरिटी, कभी मेटल, कभी ये ज्यादा, कभी वो ज्यादा, ऐसे चलता रहेगा ना। पता चलेगा मिक्सचर से फिर से मिक्सचर मिल गया। अगर इंप्योरिटी बहुत ज्यादा है तो प्योर इंप्योरिटी क्रिस्टलाइज होती चली जाएगी, वी आर हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर इंप्योरिटी इतनी ज्यादा तो मतलब कि इंप्योरिटी मेटल हो गया ना फिर तो इंप्योरिटी कम ही होती है मेटल से, पर कहीं भी सैचुरेशन पहुंचे तो फिर पंगा हो जाता है, फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन एज इट इज क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्योंकि एक चीज होगी फिर दूसरी हो जाएगी, दूसरी, ऐसे करते 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 पूरा एज इट इज हो जाएगा, तो फिर बेनिफिट नहीं है ना।
तो जोन रिफाइनिंग सिर्फ तब यूज हो सकता है जब इम्प्योरिटी का जो कंटेंट है वो बहुत ही कम है, सो दैट द फाइनल ट्रेसेस ऑफ द इम्प्योरिटी नीड टू बी रिमूव्ड ऑफ। अगर इम्प्योरिटी ज्यादा है तो जोन रिफाइनिंग वर्क नहीं करेगा। तो यहां पे हमारे पास ये एलिमेंट की रॉड है, मेटल की रॉड है। अब यहां पर देखो, मैं अभी जो बोल रहा था वो ये कि जोन रिफाइनिंग ऐसा कुछ नहीं है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए यूज होता है। आप इसको किसी भी एलिमेंट के लिए यूज कर लीजिए, आप इसको चाहे गोल्ड के लिए यूज कर लीजिए, चाहे आप इसको आयरन के लिए यूज कर लीजिए, किसी के लिए भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या यूज करना चाहिए। भाई हर मेथड में पैसा लगता है, कॉस्ट लगती है, तो जो भी तुम इसमें इसको रिफाइन करने के लिए एक्सपेंडिचर करोगे, इज दैट वर्थ? क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है। क्लियर? क्योंकि यहां पर इतनी हाई प्योरिटी हमें सिर्फ एक ही जगह चाहिए होती है, दैट इज सेमीकंडक्टर। तो इस वजह से जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्योरीफाई सेमीकंडक्टर मटेरियल, जहां पे पार्ट पर बिलियन की इंप्योरिटी भी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को डिफरेंट कर देती है। जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करते हैं, तो एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डालना कि सिलिकॉन की कोई वैल्यू नहीं है, सिलिकॉन यूजलेस है। अब जैसे कि हम ये मोबाइल फोन की बात करते हैं, प्रिंटर्स की बात करते हैं, कंप्यूटर मदरबोर्ड की बात करते हैं। जब कंप्यूटर मदरबोर्ड खरीदने के लिए जाओ तो कहते हैं कितने का, 13,000 रुपए का, 16,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। जब बेचने जाओ 5 रुपए लेने हैं, 5 रुपए, हाँ जी इसमें थोड़ा बहुत कॉपर है वो निकाल लेंगे, उसी के पैसे दे रहे हैं। ये फैक्ट है। जो रैम होती है ना, रैम के अंदर देखते भैया कॉपर वॉपर कितना है, उसके रेट मिल जाते हैं। और वैसे खरीदने जाओ तो सिलिकॉन की कीमत नहीं है, प्योर सिलिकॉन की कीमत है। इज इट क्लियर? तो वहां यूज होता है जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। यू हैव द मेटल रॉड और आप यहां पर एक सर्कुलर हीटर लगा देते हैं, ऐसे। ये जो सर्कुलर हीटर है वो एक छोटे से जोन को, इट हीट द मेटल जोन स्लाइटली अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं कि मेटल गिर जाए, जस्ट स्लाइटली अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंड देन दिस हीटर स्लोली, बहुत धीरे धीरे आगे मूव करता है। धीरे धीरे मूव करना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये धीरे धीरे आगे मूव करता है, यहां पे जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आपको उसको ठंडा नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप हीटर को मूव करोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे मूव करता है, क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू होता है। यहां पे इंप्योरिटी का कंटेंट बहुत कम है, तो मेटल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो पहला जो क्रिस्टल बनेगा दैट इज ऑफ द मेटल, और इंप्योरिटी इस लिक्विड मेटल के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। अल्टीमेटली करते 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 यहां पर जब ये पहुंचेगा तो सारी की सारी इंप्योरिटीज पूरे सिस्टम में से निकलकर यहां कंसंट्रेट हो जाएगी। नाउ व्हाट यू डू इज, दोबारा इस जोन को यहां से एक और बार मूव कर दो, तो कहीं अगर इंप्योरिटी बीच में कहीं क्रिस्टलाइज हो गई होगी तो वो भी आगे निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करते करते ये सारी की सारी इंप्योरिटी यहां कंसंट्रेट हो जाएगी। इस पीस को काटो, फेंक दो। मेटल की कॉस्ट नहीं है, प्योर मेटल की कॉस्ट है। तो अगर 100 सेंटीमीटर की रॉड है, उसमें से 99 सेंटीमीटर आपको प्योर मिल जाता है, 1 सेंटीमीटर में सारी इंप्योरिटी है, काटो और फेंक दो। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग। बुक के अंदर प्रिंसिपल क्या लिखा जाता है? बुक के अंदर प्रिंसिपल लिखा जाता है कि जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द इंप्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द लिक्विड मेटल दैन द सॉलिड। ये प्रिंसिपल लिख दिया जाता है, एक्चुअल प्रिंसिपल ये है, ठीक है, कि सॉलिड में कोई चीज क्यों सॉल्युबल नहीं होती, क्यों वो लिक्विड में रहती है, उसका रीजन ये है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज जोन रिफाइनिंग। हाँ जी भैया जी, क्या निकला? हाँ, ये वेरी गुड, ऐसे वेरी गुड। कैसे? 2016 अब टू 2017 तक ये वो ऐसा वैल्यू देगा, ये ऐसा वैल्यू देगा। ये वही दे रहे हैं आप चाहें तो कंपनी की आईडी से आपको 2 घंटे में मैसेज मिल जाएगा। कि वही 5 महीने का हटा दिया, तो 15 महीने आपने कहा ना कि 1 साल का वैल्यू कर दिया। हाँ, वो 3 महीने जो मुझको दे रहे थे वो कम गायब कर दिया। 1 महीने वो गलत हुआ। ज्यादा नहीं हुआ, एक ही हुआ। नहीं वो गलत 2 महीने का फिर भी आपको वो बेनिफिट इसमें हाँ मिल रहा है। इसके हिसाब से देखिए आप, 8/6/2015 तो 8/6/2016 में लैप्स होगा। 16 के बाद 7 8 2 महीने तो फिर भी आ गए ना आपके पास।
एक ही महीने से हो जाएगा। तो मेरा अभी जो 3 महीने अगर इसमें कहीं गाड़ी खड़ी हो गई तो कौन लिखा था ये सब? कार्ड पे कौन उसी ने लिखा था, मैंने नहीं लिखा। जो सर अरे मेरा भी यही करा है। हमें मिले नहीं, तेरा से नहीं मिले, मैं अगर जाके इन्होंने क्रश किया थे। तो देख लो आपको कैसे करना है। नहीं, तब ये 3 महीने का क्या होगा अब जो बीच में 3 महीने है? ये पूरा वैलिड होगा साल का। ये कैसे वैलिडिटी मुझे पता चलेगी? तो उसके लिए मैं बैठ रहा हूँ ना, अगर जो चीज़ मैं बोल के जा रहा हूँ आपको वो करके दूंगा आपको। चलिए 30 ठीक है। ठीक है, 2 घंटे में मैसेज आ जाएगा ना? 2 घंटे में मैसेज दे दूंगा। ठीक है। Clear? So this is the principle called zone refining. कोई कंफ्यूजन? अब एक और फेमस मेथड, ठीक है? अच्छा, जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ऐसा नहीं है कि जोन रिफाइनिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, इट इज यूज्ड फॉर द सेमीकंडक्टर मटेरियल बिकॉज देयर द प्योरिटी दैट इज रिक्वायर्ड इज एक्सट्रीमली हाई। तो इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए यूज किया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन। ओके, अब नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। एंड नाउ वही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर इट इज मेनली यूज्ड फॉर कॉपर। कॉपर के अंदर हमारे पास ये कंटेनर है। वी हैव द पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज द एनोड, वी हैव द नेगेटिव टर्मिनल दैट इज द कैथोड। बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन में घुमाने के लिए ये बहुत आराम से पूछा जा सकता है विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है तो पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। तो अगर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन याद रख सकते हैं तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो हमेशा वैलिड है। क्लियर? ठीक है। और अगर फिजिक्स की बात कर रहे हो तो कई तरीके हैं। नेगेटिव पॉजिटिव इज द लास्ट प्रायोरिटी, बस कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अलग बात है, अदरवाइज नेगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं देखा जाता। कैथोड और एनोड का नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लिंक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स विच द पॉजिटिव आयंस मूव इज द कैथोड। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स विच द नेगेटिव आयंस मूव इज द एनोड। ठीक है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आयन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। कई बार पॉजिटिव आयन जहां से निकल रहे हैं वहां नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां पर हमारे पास कैथोड और एनोड है। ये एनोड है, एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड के ऊपर यहां पर एनोड हम बना देते हैं इम्प्योर कॉपर का। इम्प्योर कॉपर इज मेड द एनोड। क्लियर? यहां पर दिस इज बेसिमराइज्ड कॉपर। बेसिमराइज्ड कॉपर इज द एनोड। यहां पर कैथोड बनाया जाता है थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। So thin strip of pure copper is made the cathode, while the electrolyte is
एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये है कि द सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स अ कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट यहां पे कंज्यूम नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर ये यहां से मूव करेगा, यहां से क्या होगा, एनोड के ऊपर कॉपर इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कॉपर में से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कॉपर 2+ इज गोइंग टू मूव टू द सॉल्यूशन। वाइल यहां पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो यहां पर कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड विल कीप ऑन कंज्यूमिंग एंड कैथोड इज गोइंग टू बिकम थिक। तो इस तरीके से यहां से आयंस मूव करते चले जाएंगे। क्लियर? अब यहां पर इसमें इंप्योरिटी कई चीजों की हो सकती है। कॉपर के अंदर इंप्योरिटी हो सकती है आयरन की। अगर आयरन की इसमें इंप्योरिटी है तो यहां पर जैसे ही ये जब रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन शुरू होगा, आयरन इज मोर इजीली ऑक्सीडाइजेबल एज कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन का जो भी पार्टिकल होगा वो आयरन बना के, आयरन का आयन बना के सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा। Fe is more easily oxidizable as copper. So iron is going to move into the solution. Now, जब deposition की बारी आएगी तो Fe2+ और Fe3+ is more difficult to reduce as compared to copper 2+. तो Fe2+ या Fe3+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डिपॉजिट नहीं होगा, कॉपर ही डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो अगर इसके अंदर मोर रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटी है तो दैट मोर रिएक्टिव मेटल विल स्टे इन द सॉल्यूशन। वो डिपॉजिट नहीं होगा, सॉल्यूशन में जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर लेस रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटी है या इनर्ट मटेरियल की इंप्योरिटी है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो लेस रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटी और इनर्ट मटेरियल की इंप्योरिटी, जैसे सिलिका वगैरह अगर इनर्ट मटेरियल है तो दे विल जस्ट कीप ऑन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द एनोड। की ये तो वो हो गया ना कि एक दीवार है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जड़ी हुई हैं, तो दीवार के जो अगर ईंटें वगैरह निकालना शुरू करोगे तो दे ऑल्सो विल बिकम लूज एंड दे विल फॉल डाउन। तो कॉपर इसमें से हटता चला जा रहा है तो जो भी उसके अंदर फंसा हुआ है वो नीचे गिरता चला जाएगा। एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट अ स्टैक ऑफ द सब्सटेंसेस एंड दिस इज टर्म्ड एज एनोड mud. This is termed as anode mud. तो इस तरीके से पूरा का पूरा एनोड कंज्यूम हो जाएगा, कैथोड थिक हो जाएगा, एनोड मड मिल जाएगी। इस पूरे के पूरे रिफाइनिंग की जो कॉस्ट है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग दिस एनोड मड। इस एनोड मड में जो इंप्योरिटी है दैट इज प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, तो उनको बेच के इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट निकल आती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये प्रोसेस पूरा आज इट इज एनसीईआरटी में दे रखा है और एडवांस के अंदर पूरा आज इट इज प्रोसेस उठा के चिपका डाला था लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। 4 स्टेटमेंट दी थी, 4 में से 1 गलत थी। क्लियर? 3 स्टेटमेंट सही थी, मल्टीपल करेक्ट ऑब्वियसली इस बार था। तो क्वेश्चन क्या था इसके अंदर? स्टेटमेंट जो आई थी वो ये, द एनोड इज ऑफ बेसिमराइज्ड कॉपर, द कैथोड इज ऑफ प्योर कॉपर, the electrolyte is acidified copper sulfate and all the impurities are collected as the anode mud. ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए आईआईटी ने स्टेटमेंट को सही माना था, क्योंकि सारी इंप्योरिटी एनोड मड में नहीं आती। मोर रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटी सॉल्यूशन में जाती है। इज दैट क्लियर? देखो बेटा, ये डाइसी है क्योंकि हमारे पास ये ऑटो रिडक्शन से हुआ है, सल्फाइड से हुआ है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देखो केमिस्ट्री के अंदर अगर पॉसिबिलिटी होती है तो प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो देयर इज अ चांस दैट सम ऑफ द आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन माइट बी फॉर्म्ड। बाकी और रिएक्टिव अगर कोई सब्सटेंस होगा वो तो नहीं बनेगा, लेकिन आयरन हो सकता है, ये बात है। अब एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, बनता है, कॉपर हैज द इंप्योरिटी ऑफ आयरन, वो लिखा हुआ है उसमें। अब ये तो ऑब्जर्वेशन की बात है ना, मैं तो यहां खड़ा होकर बोल नहीं सकता कि नहीं बन सकता या बन सकता है। अगर सीधा सीधा हम थ्योरी की बात करें तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो मोस्ट नॉन फेवरेबल रिएक्शन भी कुछ तो होते ही हैं। इज इट क्लियर?
कमाना का वो नहीं कर रहा है आपका, वो जब सिस्टम अपडेट वो सिर्फ वो 1 साल का लगा उसकी वैलिड कर रहा है, 1 ही साल का, और वो भी अभी से ही कर रहा होगा। नहीं, वो नहीं, भी नहीं। अप्रैल से, अप्रैल जहाँ तक अप्रैल लैप्स होगा ना वहीं से होगा, 1 ही साल का। 3 बार चेक करवा दिया, छठा महीना कहीं नहीं हुआ। हम तो पहले साल आपकी- ये कर आपकी तो अपने बिलिंग का तो अभी वो बोल रहे थे 15 महीने का वैलिड कर देंगे। बोला। नहीं, 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 सर, फिर नहीं, झूठा बोल दिया। आप अपलोड ले रहे हैं सर, मैं 1000 रुपए की पेनल्टी थोड़ी खा सकता हूँ इसके चक्कर में। आप मेंबरशिप कार्ड मत लो, फोन मार दो, सर के पास नंबर है मेरा, आपको सर्विस ला सकता हूँ पर गलत नहीं कर सकता हूँ। मैं दूंगा तो अप्रैल से चाहिएगा तो हो जाएगा ये। ये देखो 2000 काट के सबसे फर्स्ट क्या है, मेंबरशिप नंबर जो यहाँ डलता है ना आपका, जो ये मेंबरशिप नंबर डाला, मेंबरशिप नंबर ही नहीं है इसमें। अप्रैल तक वैलिड है ये, अप्रैल से करवाना है तो करवा लीजिए, अप्रैल से अप्रैल। अप्रैल टू अप्रैल में आपको कैसे दे दूंगा सर जी, ऐसा नहीं है कि करवा लीजिए अप्रैल से, क्या दिक्कत है, अप्रैल से तो रहेगा ना। कितना झूठ बोलते हैं ना ये। ये तो बोल दो, हम तो ये देख के ही हमको लगा कि यार ये ओवर राइटिंग, हमसे वही पूछ रहे थे, ओवर राइटिंग चलो कर दो। गाड़ी कौन सी है? I-20 एड्रेस क्या देना, कलर क्या है, एड्रेस बता दीजिए, स्टील ग्रे एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस बताओ सर, मैं आपको चली जाऊंगी। C7 282 C7 2 C7 के बाद हाई ऑब्लिक है। हेलो 282 केशवपुरम नहीं दिल्ली 35 Clear? So that is what we have as the electrolytic refining. ठीक है? अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में देखो, मैंने अभी आपको इनके बारे में कोई लिखवा नहीं रहा हूं, जरूरत है तो लिखवा देता हूं। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कहीं पर अगर एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो, लेकिन अगर फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो फैक्ट्स एनसीईआरटी है। फालतू नहीं पढ़ा रहा, कम नहीं पढ़ा रहा, जितना एनसीईआरटी में हूं उतना ही पढ़ा रहा हूं। ओके तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई रीजंस चाहिए, एग्री, कुछ सोचना है, पूछना है, कोई रीजन पूछना है, जोन रिफाइनिंग का रीजन मैंने तुम्हें बता दिया है, प्रिंसिपल बता दिया है, उसको अगर लिखवाना है लिखवा देता हूं, बोलो, सोच लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बेटा देखो एनोड के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो उल्टा प्रोसेस है। तो यहां पर इस सिस्टम में से एनर्जी नहीं आ रही, सिस्टम चार्ज डेवलप नहीं कर रहा, ये जो चार्ज है दैट इज बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द सोर्स, मे बी जनरेटर, मे बी अ बैटरी। तो वो बैटरी के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज बनाया गया, ये नेगेटिव बनाया गया है। क्लियर? तो जब यहां पे पॉजिटिव बनाया गया तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट की गई है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट की गई है तो ये यहां से सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सिस्टम में जो भी स्पीशी है उसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑन द अदर हैंड यहां पर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया गया है, हमने बढ़ाया है, डेलिबरेटली बढ़ाया है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में पुश करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा उसको रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए इस टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, इस टर्मिनल के ऊपर रिडक्शन होगा। दिस टर्मिनल हैज बीन मेड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल इज द एनोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द नेगेटिव टर्मिनल इज द कैथोड वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? और एक छोटी सी बात बता देता हूं, एनी काइंड ऑफ जनरेटर, any kind of battery, they are electron pumps. They do not create electron, they do not create charge, they only make the charge move और कुछ नहीं। Is it clear? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? Okay. So that is what we have as electrolytic refining. Electrolytic refining के बाद
the next refining that we have is termed as the vapor phase refining. Vapor phase refining. Vapor phase refining की जब हम बात करते हैं तो vapor phase refining involves converting the metal into a stable gaseous compound and then decomposing it under extreme conditions. तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हर एलिमेंट के लिए वो कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि हम पहली बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एन ऑब्सोलीट प्रोसेस। ऑब्सोलीट प्रोसेस अब ये कहीं यूज नहीं होता, एंड दैट प्रोसेस वाज टर्म्ड मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस के अंदर वी हैव जिंक। नाउ द जिंक इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। जिंक की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। यहां पे इसको सीधा सीधा 50 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करते हैं, यानी कि सिंपल सा कार्बन मोनोऑक्साइड का एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है। ये बना देता है जिंक नहीं, निकल के लिए यूज होता है यार ये। निकल टेट्रा कार्बोनाइल। मॉन्ट प्रोसेस यूज फॉर निकल, नॉट जिंक, ठीक है। निकल टेट्रा कार्बोनाइल बन जाता है। निकल टेट्रा कार्बोनाइल काफी स्टेबल सा है, गैसियस स्टेट में आ जाता है, वेपराइज हो जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर स्पीशी है। 50 डिग्री सेल्सियस से निकल टेट्रा कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब निकल टेट्रा कार्बोनाइल में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया जाता है, ठीक है। जब इसको 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पे ये फिर से डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म निकल एंड कार्बोनाइल। प्लीज अंडरस्टैंड, these are refining process, these are not extraction process। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी स्पीशी है, राइट हैंड साइड पर भी वही स्पीशी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पीशी है उसमें इंप्योरिटीज भी है, राइट हैंड साइड पे जो स्पीशी है उसमें इंप्योरिटीज नहीं है, ठीक है। तो जो भी रिफाइनिंग प्रोसेस होता है उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है, यहां से उठा के सब्सटेंस को इधर रखना, कुछ और क्रिएट करना नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट करना नहीं। क्लियर? तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ने इस इंप्योर निकल में से निकल को निकाल के यहां पे शिफ्ट कर दिया जहां पे ये प्यूरिफाइड निकल डिपॉजिट हो गया। So that is what we call as the Mond process. The next process is called Van Arkel de Boer's method. क्या हुआ? देखो, वैन आर्कल दी बोर्स मेथड में एक छोटी सी बात ध्यान रखना। जब हम टाइटेनियम और जर्कोनियम की बात करते हैं तो वैन आर्कल डी बोर्स मेथड इज अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम एंड जर्कोनियम। क्लियर? यही मेथड बोरॉन में भी यूज होता है, और बोरॉन में इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्सट्रैक्शन। तो थोड़ा सा फर्क है, मेथड एग्जैक्टली सेम है, लेकिन बोरॉन के लिए एक्सट्रैक्शन मेथड है, इन दोनों के लिए प्यूरिफिकेशन मेथड है। करना क्या है? टाइटेनियम या जर्कोनियम, दे आर ट्रीटेड विद आयोडीन एट अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस। तो हीट किया जाता है इसको आयोडीन के साथ। इट फॉर्म्स मे बी ZrI4। दिस इज अ कोवेलेंट स्पीशी, वोलाटाइल स्पीशी, इवेपोरेट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसे डिकम्पोज किया जाता है। इट इज डिकम्पोज ओवर टंगस्टन फिलामेंट एट अ टेम्परेचर ऑफ समथिंग अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। और तब ये डिकम्पोज हो जाता है,
डिकम्पोज होके जो जर्कोनियम है या टाइटेनियम है ये टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है एंड आयोडीन इज अगेन फॉर्म्ड। क्लियर? अब इस पूरे सेटअप को करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। एक क्लोज चैम्बर है, यहां पर इम्प्योर मेटल रखा हुआ है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है जिसके ऊपर वो जो बल्ब का शीशा होता है ना वो नहीं है, जस्ट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है? और यहां पर ये फिलामेंट लगा हुआ है, इसमें आयोडीन है। अब होता क्या है, इस मेटल को हीट करते हैं, ये हीट हुआ, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल आयोडाइड का यहां पे वेपर क्रिएट हो जाता है। ये वेपर हर जगह स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा नहीं है कहीं स्पेसिफिक जगह पे स्ट्राइक कर रहा है, वो हर जगह स्ट्राइक कर रहा है। हर जगह स्ट्राइक करके अगर वो इस फिलामेंट को स्ट्राइक कर जाता है तो फिलामेंट पे स्ट्राइक करते वो डिकम्पोज हो जाता है, मेटल यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, आयोडीन फ्री हो जाता है। तो आयोडीन फिर इस सिस्टम में आ जाता है, फिर वो इस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, फिर वो करता है, फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। जैसे जैसे ये फिलामेंट थिक होता चला जाता है, इसको गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। ऑब्वियसली थिक हो गया, तो हाई टेम्परेचर पर रखने के लिए हीट कैपेसिटी भी तो ज़्यादा चाहिए ना। तो यहाँ पर होता चला जाता है, एक सर्टन थिकनेस का हो जाता है, सर्टन थिकनेस के बाद इसको निकालते हैं, इसको ड्रिल करके इसमें से फिलामेंट बाहर निकाल लेते हैं एंड वी गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर जर्कोनियम और टाइटेनियम। ड्रिलिंग से, ड्रिल से, हाँ बेटा, इसके पूरा एक बल्क बन गया ना मेरे पास मेटल का ब्लॉक, और उसके अंदर पतला सा टंगस्टन फिलामेंट नीचे है बीच में, तो इसे ड्रिल करके टंगस्टन फिलामेंट को बाहर निकाल लेते हैं। फिलामेंट टाइटेनियम और टंगस्टन का है ना, और ये टाइटेनियम ऊपर डिपॉजिट हुआ है, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम है ना, तो अंदर फिलामेंट टंगस्टन का है, ऊपर टाइटेनियम या जर्कोनियम है। ओके, this is what we call as the Van Arkel de Boer method. Clear? कोई कंफ्यूजन? अब एक और मेथड की बात करेंगे, एक, एंड दैट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा मेथड है कि हमारे प्रोफेसर साहब ने जब एमएससी के अंदर बोला था ना, क्रोमैटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सब्सटेंस इफ इट हैज एनी डिफरेंस। अगर दो सब्सटेंस के बीच में कोई भी डिफरेंस है तो क्रोमैटोग्राफी के थ्रू उनको सेपरेट किया जा सकता है। अब मैं भी खत्ती इंसान था, मैंने कहा सर कोई भी डिफरेंस हो, कोई कितना भी छोटा डिफरेंस हो जाएगा सेपरेट। उसको भी समझ में आ गया कि पंगे लेने वाला है, कहता पहले डिफरेंस बता। मैंने कहा सर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन डिफरेंशिएट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा? नहीं होगा। एनांशियोमर हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्रोमैटोग्राफी देखो, यहां पे जो क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर हम कोई क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल ले सके जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो एनांशियोमर को भी सेपरेट कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और दूसरा, वो ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकता, एनांशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकता। बाकी किसी भी सब्सटेंस की बात करो, अगर हम ग्लूकोज फ्रक्टोज के सेपरेशन की बात करें कर देता है, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कर देता है, अमीनो एसिड्स के डिफरेंस सेपरेशन की बात करें कर देता है। तो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जो अगर कहीं पर कुछ नहीं लग रहा तो क्रोमैटोग्राफी एक्सेप्ट फॉर एनांशियोमर्स एंड ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन जैसे सबको कर देता है। क्रोमैटोग्राफी ये समझ लो कि आइसोटोप्स को भी डिफरेंशिएट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, बट मेथड थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर? जब हम क्रोमैटोग्राफी की बात करते हैं तो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में यूज होती है। क्वालिटेटिव क्रोमैटोग्राफी भी होती है, यानी कि क्रोमैटोग्राफी कैन बी डन टू आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रेजेंट, एंड क्वांटिटेटिवली भी हो सकती है, दैट इज कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस। ठीक है, अब चलो मौका है हमारे पास,
तो थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझ लेते हैं। हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के कई तरीके हैं। एक कहलाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, एंड नाउ बी वेरी क्लियर, यहाँ पे फिल्टर पेपर जो है स्पेसिफिक ग्रेड का होता है। क्रोमेटोग्राफी के लिए जनरली यूज किया जाता है वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। नंबर 1 इज 4 साइज, ओके, तो वो यूज किया जाता है। तो हमारे पास ये फिल्टर पेपर है, यहां पर किसी भी सब्सटेंस जिसको हमें सेपरेट करना है उसका एक स्पॉट लगा दिया जाता है। मे बी यू वांट टू सेपरेट द इंक। अब जैसे कि आप स्केच पेन की इंक को सेपरेट करना चाहते हैं, या फिर लेटर से आप क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो यहां पर उसका एक स्पॉट लगा दिया जाता है, छोटा सा स्पॉट। फिर एक पेट्री डिश के अंदर सॉल्वेंट डाल दिया जाता है। बी वेरी क्लियर, यू आर यूजिंग पेपर, तो यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स आप यूज नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफन सॉल्वेंट कुड बी वाटर, मे बी इथाइल अल्कोहल, और मे बी एसीटोन। तो ये सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर। यू कैन नॉट यूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यू कैन नॉट यूज स्ट्रॉन्ग बेसिस, यू कैन नॉट यूज हाई टेम्परेचर, तो वो कुछ आप यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर ये सॉल्वेंट है। अब होता क्या है कि ये पेपर का लेयर है। अब यहां पे ध्यान से सुन लेना, ये पेपर का लेयर है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पेपर के जो ऊपर सेलुलोज का बना होता है पेपर, तो सेलुलोज के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल या जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इसके साथ स्टिक कर जाते हैं। तो यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बन जाता है। नाउ दिस लेयर डजंट मूव। The layer of the molecules which does not move is called stationary phase. ठीक है, तो यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक स्टेशनरी फेज बन गया है। अब दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब जो दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो इसके ऊपर से मूव करते हैं। अब यहां पे किसी पॉइंट पर हमने ये स्पॉट लगा रखा है। अब ये जब यहां पे मूव करता है तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये स्पॉट है। ये स्पॉट का जो पार्टिकल है, देखो यहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इसकी कंसंट्रेशन कम है, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। एवरी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। तो यहां पर ये जो भी स्पॉट में पार्टिकल है वो इसके अंदर मूव करता है। तो ये धीरे धीरे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यहां से पूरे के पूरे स्पॉट को अपने साथ लेके निकल जाएंगे। यहां पे ये स्पॉट नहीं बचेगा, ये क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। अब यहां से जब ये मॉलिक्यूल्स आगे मूव करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे इसका कंसंट्रेशन कम है। ओके, तो यहां से मॉलिक्यूल यहां मूव कर जाएगा, फिर पीछे से सॉल्वेंट आएगा, उसमें कंसंट्रेशन कम है, वो यहां से उठा के और आगे रख देगा। तो इस तरीके से ये हो रहा है कि बाल्टियां रखी हुई हैं पानी की से भरी हुई, एक बंदा भागता है, पीछे से बाल्टी उठाता है, भागता चला जाता है, जहां जगह मिलती है वहां पे रख के आगे भाग जाता है। फिर दूसरा बंदा आता है, वो भी पहली बाल्टी को उठाता है, फिर भागता है, जहां खाली जगह मिलती है वहां रख के फिर आगे भाग जाता है। तो इस तरीके से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सबसे आगे दौड़ रहे हैं। और फिर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ आगे 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 भागते चले जाते हैं। दिस इज मोर लाइक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि द पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन सॉल्वेंट। तो इस तरीके से ये पार्टिकल आगे 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 मूव करते चले जाते हैं। हमारे पास 2 सॉल्वेंट नहीं, एक ही है, 2 सॉल्वेंट का है, वही सब्सटेंस है, वही रुक गया है। ठीक है, एक पता कैसा है, मान लीजिए आप मेट्रो में हैं, चढ़े, सीट मिल गई, बैठ गए, ठीक है, लोग चढ़ते गए बैठते चले गए, अब बैठ गए वो स्टेशनरी हो गए, और लोग चढ़े, यहां पे देखा सीट भरी हुई है, आगे चलते चले गए। ठीक है, एक दोस्त ने कहा यार सामान ले जा, सामान लेके आ, वो भी आगे चल दिया। तो ऊपर से मूविंग फेज है, स्टेशनरी फेज है, मूविंग फेज भी सॉल्वेंट का है, स्टेशनरी फेज भी सॉल्वेंट का है। और ऐसे ऊपर से निकला, यहां आगे रुक गया,
फिर पीछे से आया, फिर आगे जाके रुक गया। इस तरीके से करते 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 एक सॉल्वेंट का एक लेयर चलता चला जा रहा है, लेवल चलता चला जा रहा है। सबसे आगे सॉल्वेंट दौड़ रहा है, उसके पीछे जो मोर सॉल्युबल कंपोनेंट है वो दौड़ रहा है, उसके पीछे उससे कम सॉल्युबल कंपोनेंट दौड़ रहा है, उससे पीछे उससे कम सॉल्युबल कंपोनेंट दौड़ रहा है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटी ये पूरा का पूरा लेयर चेंज डिफरेंशिएट होता चला जाता है, पूरा ये रीजन्स बनते चले जाते हैं। और अगर आपने ढंग से स्पॉट लगाया है, बहुत बड़ा नहीं स्पॉट, क्योंकि ये ऐसे एक्सपैंड करता है, अगर तुमने ऐसे स्पॉट लगाया ना, ये स्पॉट ऐसे फैलता है, ऐसे, क्योंकि बेटा वो ऐसे ही थोड़ी ना मूव करेगा, वो तो ऐसे भी मूव करेगा, तो स्पॉट ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये होती है कि ये जो स्पॉट लगाया जाए ये बहुत छोटा लगाया जाए, क्योंकि जब वो मैग्निफिकेशन होता है ना, तो कई बार वो मैग्निफिकेशन होते होते वो पेपर स्ट्रिप से बाहर निकलने लगता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने बहुत छोटा स्पॉट लगाया है तो यू कैन गेट ब्यूटिफुल, यहां पे एक स्पॉट ऐसे मिल जाएगा, एक स्पॉट ऐसे मिल जाएगा, एक स्पॉट ऐसे मिल जाएगा। वेरी ऑब्वियसली जितना दूर जाते जाओगे स्पॉट उतना बड़ा आता जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं उतने स्पॉट्स मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? एक लाइन बता रहा हूं, किसी भी क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मूविंग फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज एज वेल एज द मूविंग फेज इज लिक्विड। समझ आ गया ना कैसे? ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। पेपर क्रोमेटोग्राफी कितना है नहीं बताता, क्या है बताता है, ठीक है। अब देखो आपने बहुत सारे फिजिकल कांस्टेंट्स किए हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक और फिजिकल कंपोनेंट बता रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं। हमारे पास ये जो पेपर है, जैसे मैंने ये बताया, यहां पे ये एक कंपोनेंट पहुंचा है, ये दूसरा कंपोनेंट पहुंचा है, ये तीसरा कंपोनेंट पहुंचा है, और यहां पे सबसे आगे सॉल्वेंट फ्रंट है, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अब यहां पे दो तरह के कंपैरिजंस होते हैं। एक कंपैरिजन होता है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। बी वेरी क्लियर। अगर आप ये चीज एग्जैक्टली कंपेयर कर पाए, इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि सॉल्वेंट मोस्ट ऑफन वोलेटाइल होता है, तो पता चलता है कि सॉल्वेंट का फ्रंट यहां पे पहुंचने के बाद इवेपोरेट होना शुरू कर दिया, कि जब तक आपने निकाला सॉल्वेंट का फ्रंट ही दिख नहीं रहा, वो दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कर पाते हो कि सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं हो रहा, उसका फ्रंट क्लियर दिख रहा है, तो आप ये फ्रैक्शन निकाल सकते हो, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर अ गिवन सॉल्वेंट every solute has a fixed value of RF. It is something like melting point, boiling point, density. कोई भी दो substances अगर उनके अंदर if they are not the enantiomer and they are not having such similarity like ortho and para hydrogen, तो कोई भी दो substances हैं, RF value सेम नहीं होगी। So this RF value allows you to identify the substance. Is that clear? ठीक है। ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि दो सॉल्वेंट्स है ना, उनके बीच में पार्टीशंस होते चले जा रहे हैं। सॉल्वेंट लेयर्स के बीच में पार्टीशन होता चला जाना है सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, यहां ऊपर ये चला गया, ये ज्यादा गया, ये ज्यादा दूर गया, इसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। Is it clear? पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसा ही जब हमने क्रोमेटोग्राफी की थी तो हमें समझ ही नहीं आया था डिफरेंस क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी कर ली, हमें तो वही रिजल्ट मिला,
या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर ली, उसमें भी हमें सेम ही लगा। थिन लेयर को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये जो स्ट्रिप है, दिस इज ग्लास स्ट्रिप। ये ग्लास की स्ट्रिप होती है, इतनी बड़ी ग्लास की स्ट्रिप, और इसके ऊपर सिलिका जेल की कोटिंग होती है। सिलिका, सिलिकॉन नहीं, सिलिका जेल। सिलिका जेल कैसे बनाई जाती है? वी हैव SiCl4, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इसके बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। आप मिट्टी को अगर चूरा बनाओगे तो भी उतने फाइन पार्टिकल्स नहीं बनते, इससे बनते हैं बहुत फाइन पार्टिकल्स। नाउ दैट फाइन पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज सिलिका जेल। इस सिलिका जेल का बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, ह्यूज सरफेस एरिया है, एंड इट इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल। अब इस सिलिका जेल को इसके ऊपर बहुत थिन सा कोट करके ग्लास प्लेट के ऊपर इसको ओवन में हीट कर दिया जाता है करीबन 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो भी पानी वानी है वो इवापोरेट हो जाता है एंड वी गेट अ वेरी थिन पाउडरी कोटिंग ओवर इट। ये बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होता है। ये जो पाउडरी कोटिंग है कोई गोंद से चिपकी हुई नहीं है, कोई हार्ड सरफेस नहीं है। इसके ऊपर ऐसे हाथ लगा दोगे तो पूरा हट जाएगा, इसको ऐसे खींच दोगे पूरा साफ हो जाएगा ये। तो इसलिए इसको केयरफुली डील करना पड़ता है। ओके अब यहां पर भी बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह स्पॉट लगाया जाता है, वही सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, पर यहां पे हमारे पास एक बेनिफिट है। वी कैन यूज सर्टेन कोरोसिव सॉल्वेंट्स। हम यहाँ पे एसिड्स यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे बेस यूज कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सिलिका का फर्क पड़ना नहीं है। और जो ये ग्लास है 200-300 डिग्री टेम्परेचर तो ग्लास भी बर्दाश्त कर जाता है। तो वी कैन यूज द हाई टेम्परेचर, वी कैन यूज कोरोसिव सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास वर्सेटिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से स्पॉट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसे किया जाता है। यहाँ पर भी सॉल्वेंट मूव करता है, पर यहाँ एक बहुत ही टिपिकल डिफरेंस है। ये जो सरफेस है ये सिलिका का है। सिलिका के ऊपर सॉल्वेंट नहीं चिपकता, सिलिका ही सब्सटेंस को खींचता है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है दैट इज सॉलिड। सिलिका सॉलिड है ना, स्टेशनरी फेज इज सॉलिड and the moving phase is the liquid. And this is thin layer chromatography. अब ये thin layer chromatography है, that again is a qualitative method. मतलब ये भी हमें ये बताती है क्या है, वही RF वगैरह सब कुछ यहां पर भी है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सिलिका जेल के अलावा कोई सब्सटेंस यूज करना चाहो तो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। यू कैन यूज फाइनली पाउडर्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट यूज किया जा सकता है, बेरियम सल्फेट यूज किया जा सकता है, सिंथेटिक रेजिन्स यूज किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे यूज हो सकती हैं। क्लियर? तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए हम अलग अलग मटेरियल यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी होगी। क्या इससे ये क्या होता? होती है, हाँ हाँ ऑफकोर्स डिफरेंस है बेटा। देखो यहाँ पे जब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड हो जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, किसी के अंदर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर जाता है, किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर जाता है। क्लियर? कहीं पे बेसिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर जाता है, कहीं पे एसिडिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर जाता है, तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट पे डिपेंड कर जाता है। बहुत सारी तरह की क्रोमेटोग्राफी है। नहीं सर, इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड लेयर, एक में लिक्विड है स्टेशनरी फेज, उसमें सॉलिड है स्टेशनरी फेज। ये एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, वो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। डिफरेंस तो ऑफ कोर्स है, और यहां पे अगर हम डिफरेंट एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज करते जाएंगे तो भी डिफरेंस आएगा। कहीं पे कोई सब्सटेंस ज्यादा अच्छा है, कहीं पे कोई सब्सटेंस ज्यादा अच्छा है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस है। पेपर क्रोमेटोग्राफी मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट इजी है, कोई टेंशन नहीं होती। पेपर की स्ट्रिप लिए फटाक से फट डाला, उसको डाल के टांग दिया, कोई ओवन में डालने की जरूरत नहीं है, कोई थिन लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए किलो का डब्बा आता है इसका सिलिका जेल का, उसका वेस्टेज नहीं है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द मोस्ट इजी
पर उसके अंदर लिमिटेशन ये है, हाई टेम्परेचर यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस यूज़ नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है। क्लियर? ओके, हाँ जी। तो मुझे टीचर ने कहा था कि अल्कोहल यूज़ करो वाटर की जगह ताकि अच्छा पैटर्न हो। क्या किया था ये बताओ, क्रोमेटोग्राफी की किसकी थी? वो स्केच पेन की इंक, अल्कोहल यूज़ किया था? वो तो पानी से हो जाता है, बट डिपेंड करता है। एक्चुअली जो इंक में डाई होती है ना, अब कुछ स्केच पेन की इंक्स वाटर सॉल्युबल होती है। अगर वाटर सॉल्युबल इंक है, परफेक्टली इजीली यूज वाटर। अब अगर जो स्केच पेन जो पानी से फेड नहीं होते, नॉट वाटर सॉल्युबल, परमानेंट, उसके लिए आपको अल्कोहल यूज करना पड़ेगा या एसीटोन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मटेरियल पे डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा होता है ना, सस्ता काम हमें कई बार अच्छा नहीं लगता, अबे पानी से कर, चल अल्कोहल लगाते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। अब जैसे कि अगर मान लीजिए हम उसको कर रहे हैं, क्लोरोफिल का कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल में पानी नहीं चलेगा, वहां पे एसीटोन यूज करना पड़ेगा। क्लोरोफिल का स्पॉट कैसे लगाते हैं? पत्ता लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं अल्कोहल में, ठीक है, पहले बॉईल करते हैं तसल्ली से। यार घर में चटनी बनती है ना, चटनी लेके उसको अल्कोहल में डिप कर दो, तो चटनी सफेद हो जाएगी और अल्कोहल हरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो हरा वाला अल्कोहल है उससे स्पॉट लगाया जाता है, उसको एक स्पॉट लगाते हैं, ड्राई होने देते हैं, फिर उसी पे एक स्पॉट लगाते हैं, फिर ड्राई होने देते हैं। इस तरीके से स्पॉट को कंसंट्रेटेड कर दिया जाता है, ऐसे बनाई जाती है। देखो क्लोरोफिल पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए पानी में उबाल के नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? अब एक और मेथड इसी में, क्रोमेटोग्राफी में, और ये मेथड बताने के लिए ये सारी की सारी प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन थी, एंड दैट इज कॉल्ड, नाम मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, क्रोमा की स्पेलिंग क्या होती है? CH होती है, CR होती है? CH होती है ना। ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड, इट इज अ सेपरेशन मेथड। आइडेंटिफिकेशन हो चुका, अब सेपरेशन मेथड की बात आ गई। ओके, यहां पे एक ट्यूब होती है, क्रोमेटोग्राफिक ट्यूब, ब्यूरेट जैसी होती है, लेकिन ब्यूरेट से चौड़ी होती है। ये करीबन इतनी चौड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम कहलाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जनरली इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर सा बना होता है, मटके जैसा, ऐसे जनरली ऐसे बना होता है। उसका भी पर्पस मैं अभी बता देता हूं आपको। यहां पर हल्की सी ग्लास वूल लगा दी जाती है इसको ब्लॉक करने के लिए, और इसके अंदर मटेरियल भर दिया जाता है। अब वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, कोई सिंथेटिक रेजिन हो सकता है, कुछ भी भर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस जो हम करने वाले हैं और क्या हम इस पर यूज करेंगे। यहां पे इसको भर दिया गया, ठीक है। अब वी टेक द सब्सटेंस विच वी नीड टू सेपरेट। जैसे लेट अस टेक एग्जांपल लेते हैं, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड मेटल्स। अब लैंथेनॉइड मेटल्स की प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है, तो हमारे पास लैंथेनॉइड मेटल्स है, ठीक है। लैंथेनॉइड मेटल्स का सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्ट का सॉल्यूशन है हमारे पास, ओके। अब यहां पे उसको पोर किया गया, पोर किया, यहां पे वो एब्जॉर्ब हो गया ऐसे। We have charged the chromatographic column, ओके। ये दिखता है, इतने रीजन में आ गया है, जो भी उसका कलर है वो दिख रहा है। अब इसके बाद हम एक दूसरा सॉल्वेंट डालते हैं। बेटा चॉक को अगर पानी में डालेगा तो पानी उसके अंदर सोख लेता है ना, वैसे इसने सोख लिया है, क्योंकि मैंने ऊपर से डाला था। अगर मैं नीचे से डालूंगा तो नीचे होगा, जब तक मैं इसके ऊपर और सॉल्वेंट नहीं डालूंगा ये वहीं टंगा रहेगा। चॉक को तुमने कलर्ड वाटर में डाल दिया, वो चॉक उतनी कलर्ड हो गई, तुमने उसको बाहर निकाल दिया,
तो अभी कलर आगे थोड़ा ना भागता है, कलर नहीं बात वहीं का वहीं रुक जाता है ना, तो वही यहाँ होगा। नीचे यहाँ पे और पानी नहीं है या और बेटा पूरा सिस्टम हमने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, बल्क बना के हमने कर दिया है। अगर तुमने चौक को गीला कर दिया है, गीला करने के बाद चौक को आपने कलर में डाला है, उसके ऊपर इंक डाली, तो इंक पूरी फैलती थोड़ी ना है, उतनी ही रहती है ना, वही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा क्रोमेटोग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रुकी हुई चीज है वो किसी को मूव नहीं कर रही। सारा सिस्टम यह है कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल को अपने साथ लेके जा रहा है। तो पहले मूविंग पार्टिकल होना चाहिए ना, एक मूविंग फेस चाहिए ना मुझे। यहां पे अगर तुमने पूरा पानी भर भी रखा है, इसके अंदर पूरा पानी है भी, तो भी मूव तो नहीं कर रहा ना। इज इट क्लियर? अब मेरे को मूविंग फेस प्रोवाइड करना है, अब मैं करूंगा उसको मूविंग फेस को प्रोवाइड। द मूविंग फेस दैट आई प्रोवाइड इज कॉल्ड एल्यूएंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखो, मुझे लैंथनॉइड एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बैलेंस ही सेम है, चार्ज सेम है, साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन साइज को मैं यूज कैसे करूं अगर डिफरेंट है तो? हाउ डू आई यूज इट? लैंथनॉइड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर है, पर उनके अंदर एक स्लाइट छोटा सा डिफरेंस है। जैसे उसने बोला ना साइज, मैं साइज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चार्ज डेंसिटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के चलते इनका बेसिक कैरेक्टर डिफरेंट है। दे हैव अ डिफरेंस इन द बेसिक कैरेक्टर। क्लियर? ठीक है। तो यहां पर मैं पहले एक बहुत डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन डालता हूं। जब बहुत डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन डालूंगा तो जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो पहले भागेगा, और जो कम बेसिक है वो इतनी तेज नहीं भागेगा, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे कि सीरियम है या लैंथनम है, दे आर द लार्जेस्ट अमंग्स देम, दे आर द मोस्ट बेसिक। लैंथनॉइड एलिमेंट में अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे मैं चलता चला जाऊंगा बेसिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है अक्रॉस द पीरियड की, ओके। तो बहुत डाइल्यूट वीक एसिड डालूंगा, पहला वाला पार्ट आ जाएगा, फिर धीरे धीरे एल्यूशन करूंगा, फिर दूसरा चीज डालूंगा। यानी कि यहां पे एक सॉल्वेंट यूज नहीं करना, मल्टीपल सॉल्वेंट। एल्यूशन मतलब कि उसको सेपरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना। एल्यूएंट जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब्सटेंस यूज किया, जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एल्यूशन। बेटा थोड़ा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है। मैंने जो चार्ज करने के लिए सिस्टम बनाया था उसमें एक सॉल्वेंट डाला था, जो ये मैंने डाला था, ये एक सॉल्यूशन बना के डाला था इसमें मिक्सचर को डिसॉल्व करने वाला। क्या ये पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है जिसके अंदर एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल भरा हुआ है, मे बी सिलिका जेल, ठीक है। देखो यहाँ पे कई कंपोनेंट्स हैं। सिलिका जेल भर दिया हमने। अब सिलिका जेल भरने के बाद हमने इसको चार्ज किया। अब चार्ज करने के लिए वी टुक अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए मुझे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो सारे कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करे, प्रेफरेंशियल नहीं, कॉमन टू ऑल, तो वो सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन बनाया मैंने, पोर कर दिया। अब वो सॉल्यूशन में जितना अमाउंट था, जितने रीजन में वो आके सेट हो सकता था उतने रीजन में आके सेट हो गया। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन अ सॉल्वेंट, सेट हो गया। अब मैं जो सब्सटेंस डाल रहा हूं वो प्रेफरेंशियल है, किसी एक को निकाल देगा, दो को निकाल देगा, यानी कि अब मैं सेपरेशन कर रहा हूं। तो अब जो सब्सटेंस मैं डालूंगा उसे एल्यूएंट बोलते हैं, है वो भी सॉल्वेंट लेकिन प्रेफरेंशियल है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे एक बार चार्ज करने के बाद फिर हम प्रॉपर्टीज पे खेलते हैं। अब हमें यह पता है कि इसमें क्या है। अब यहां पे हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी से, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से, डिफरेंट एनालिसिस से हो चुका। अब हमें सेपरेशन करना है, तो हमें पता है प्रॉपर्टीज क्या है, तो उन प्रॉपर्टीज के साथ हम खेलते हैं। अब जैसे कि हमें पास कुछ मेटल्स को सेपरेट करना है,
कई मेटल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कई ऐसे हैं जो डाइल्यूट के साथ बनाते हैं। तो हम उसमें एसिड की कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं, 6 मोलर डालेंगे तो ये निकलेगा, 8 मोलर डालेंगे तो ये निकलेगा, 1 मोलर डालेंगे तो ये निकलेगा, वहां घुमा देते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, अब तीनों का सोल्यूशन बना के डाल दिया, अब ऊपर से डाल दी टोल्यूइन। टोल्यूइन के अंदर सोडियम पोटेशियम नहीं निकलेंगे, लिथियम सॉल्ट निकल जाएगा। तो क्रोमैटोग्राफी सही मायने में अपने आप में कुछ नहीं है। क्रोमैटोग्राफी सिर्फ एक सरफेस दे देता है सेपरेट करने के लिए, यानी कि हमें कुछ लोगों को सेपरेट करना है, उनको क्राइटेरिया में डालना है, तो एक मैदान दे दिया है, दौड़ा लो। यहां पे कोई हर्डल रेस में दौड़ रहा है, कोई स्प्रिंट में दौड़ रहा है, कोई मैराथन में दौड़ रहा है, कि कैसे सेपरेट करना है, मैराथन से करना है, स्प्रिंट से करना है, हर्डल रेस से सेपरेट करना है, वो तुम्हें डिसाइड करना है। मैदान क्रोमैटोग्राफी है। तो हमारे पास बहुत सारी तरह की क्रोमैटोग्राफी है। ये पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है, एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है, कॉम्प्लेक्सेशन क्रोमैटोग्राफी है, रिडक्शन क्रोमैटोग्राफी है। कई बार हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दी तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्युबल है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्युबल नहीं है, तो चेंज करके दूसरे को निकाल दिया। बहुत सारे खेल होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? और गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है, पर वो लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आई बात? क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द लैंथनॉइड एलिमेंट और एक्टिनॉइड एलिमेंट। क्लियर? समझ आ गया? चैप्टर खत्म हो गया है। क्या हुआ? हाँ, ये एक्चुअली एनसीईआरटी में क्रोमैटोग्राफी का नाम दे रखा है और उसके बाद में थोड़ा सा दे रखा, तो मैंने कहा चलो बता देते, वरना फिर कोई तुम में से एनसीईआरटी खोल के पढ़ जाओ, सर ये बच गया। अभी देख लो यार, कोई एनसीईआरटी लेके आया हुआ है तो देख ले कोई टॉपिक तो नहीं बच गया। देख लो। अब मेरे को एनसीईआरटी रट के तो मैं आता नहीं, कोई अगर रह गया तो बता दो। नहीं, देख ले, अगर है तो बता दे। नहीं, कभी कभी मिस हो जाता है ना कोई एक आधा लाइन। हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं रहेगा कोई टॉपिक? देख लो, आराम से देख लो। इक्वेशन बता दिया। हाँ, अब यार देख, गंदी आदत है ना, हूँ तो इनऑर्गेनिक एमएससी, कम बताते बताते भी अभी भी बहुत सारी चीजें जो बता सकता हूँ, लेकिन फिर क्या बताऊं। अब वो एक किसी ने पूछ लिया था क्यूपलेशन, वो आता तो है पर कितना बताऊंगा। और एक पीटरसन्स मेथड है और एक बड़े सारे मेथड है। और हाँ, अगर किसी को मेटलर्जी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरी 187 पेज की मेटलर्जी की बुक रेडी है, मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। हिम्मत है तो पढ़ लो। 187 पेज की बताई थी मैंने मेटलर्जी की बुक। पक्का आईआईटी में फेल हो जाओगे, गारंटी के साथ। पर हाँ, मेटलर्जी में फेल नहीं होगे। हाँ, अरे वो छोटी सी बात है यार, वो एलिमेंट डाल के रखने के लिए मटका बना दिया ना, एलिमेंट भर दिया, अब धीरे धीरे चलता चला जाएगा, अपने आप डाल के चले जाओ घूमने। बेटा, कई बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बहुत छोटे छोटे पर्पस होते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही सिंप्लिसिटी वाला पर्पस है। एलिमेंट एक्चुअली स्लोली डालना होता है कि वो स्लोली मूव करता है, एकदम से डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये एक ऐसा पर्पस बना देता है कि एलिमेंट भर जाता है और धीरे धीरे मूव करता चला जाता है, और हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहते बीच में। ठीक है, यहाँ पे भरा रहता है, आराम से धीरे धीरे मूव करता रहता है। और इसको पता क्या करते हैं, जो एक एडजॉर्बेंट मटेरियल है, भर के उसको अच्छी तरह कूट देते हैं, स्लो हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं एडजॉर्बेंट मटेरियल के थ्रू मूव करें। बाकी तो यही है।
क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? अच्छा, वॉशर वुमेन। और क्या वॉशर वुमेन ही लिखा हुआ है बेटा? वो एक ऐसी एक कहानी है, जैसे मैं कहानियां नहीं सुनाता रहता तुम्हें, ये भी एक कहानी है कि किसी व्यक्ति को ये आइडिया कैसे आया कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज हो सकता है। देखो फिर से बोल रहा हूं, केमिस्ट्री इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। केमिस्ट्री के अंदर कितने भी चीजें तुम देखोगे ना, बहुत कम ऐसी चीजें होती है जिनको स्पेसिफिकली बनाया जाता है, कोई मेथड क्रिएट किया जाता है। मेजॉरिटी टाइम्स मेथड क्रिएट हो जाता है और हो जाने के बाद फिर एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, अच्छा ऐसे हुआ होगा। ये भी वही चीज है कि उसने बोला कि मैं जब डिटर्जेंट धोती हूँ, मेरा पति जो माइनर है उसके कपड़े एकदम से साफ हो जाते हैं। बंदा सुन रहा था, अच्छा कपड़े डिटर्जेंट से साफ हो जाते हैं, लगा दिया। पहले डिटर्जेंट से पता चला, बाद में उसने सोचा कि डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी देखते हुए उसने उसका एक चीपर सब्स्टिट्यूट ढूंढा एंड दैट वाज फाइन ऑयल। तो इस तरीके से वो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ। ये है इस कहानी का मतलब।